नमस्ते आप सभी लोगों को। वेलकम टू साइकोलॉजी की पाठशाला। आज हम लोग जानेंगे लेसन ब्रेन या एब्लेटिव ब्रेन सर्जरी के मेथड्स के बारे में। ठीक है, इस मेथड्स में 4 मेथड्स को मैं बताऊंगी, है ना। आइए जानते हैं। पहला है एक्सपेरिमेंटल एबुलेशन ब्रेन मेथड सर्जरी, है ना। सेकेंड मेथड है सेम लेसन ब्रेन मेथड सर्जरी। थर्ड है एक्सेकोटॉक्सिन मेथड सर्जरी। फोर्थ है रेडियो फ्रिक्वेंसी लेसन मेथड। तो चलिए जानते हैं इस मेथड में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, है ना। इस मेथड को कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। एक्सपेरिमेंटल लेसन ब्रेन मेथड में क्या किया जाता है। सबसे पहले एनिमल के ब्रेन पर जो है ड्रिलिंग मशीन के द्वारा छोटे छोटे छेद किए जाते हैं और उसमें इलेक्ट्रोड के केमिकल को डाला जाता है, जिसमें कैनुला नाम के केमिकल को डाला जाता है और उस पार्ट्स को जो है घाव करके ये देखा जाता है कि उसके बाद कल उसका लर्निंग क्या होता है। ड्रिलिंग मशीन के द्वारा कैनुला केमिकल को डाल करके खोपड़ी में ये देखा जाता है कि एनिमल का व्यवहार जब कैसा व्यवहार करता है। तब उस छेद में कैनुला नामक केमिकल को डाला जाता है तो हम लोग इसमें ये देखते हैं कि पशुओं का व्यवहार क्या होता है। घाव करने के बाद पशुओं का व्यवहार क्या चेंज होता है या पहले की तरह ही व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग जानेंगे एक्सपेरिमेंटल लेसन ब्रेन मेथड। इस मेथड में हम लोग ये देखते हैं कि पशुओं के खोपड़ी में ड्रिलिंग मशीन के द्वारा जब घाव किया जाता है कैनुला केमिकल के द्वारा, तो पशुओं का व्यवहार कैसा होता है। घाव करने के पहले उनका व्यवहार कैसा रहता है और घाव करने के बाद का उनका व्यवहार को ऑब्जर्व किया जाता है कि चेंज हुआ है या नहीं, या फिर क्या व्यवहार प्रभावित कर रहा है उनको। जैसे कि मान लीजिए कुछ लर्निंग के पहले हम लोग कुछ मेथड्स देंगे, फिर लर्निंग के बाद उनका मेथड्स को ऑब्जर्व करेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं, क्या परिवर्तन आया है। इसके लिए एक्सपेरिमेंटल लेसन ब्रेन मेथड का यूज़ किया जाता है। इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए कि यहाँ पे आपने, यहाँ पे है ना, आप देख पा रहे हो कैमरा में, यहाँ पे आपने जो है कैनुला केमिकल डाल करके घाव किया। अब हो सकता है कि एक्सपेरिमेंटल लेसन ब्रेन सर्जरी में यहाँ पे घाव करने के दौरान ये आसपास के एरिया में भी जो है डैमेज हो गया होगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या इफेक्ट हुआ है, इस चीज़ को जानने के लिए एमआरआई सर्जरी के द्वारा, एमआरआई टेक्निक के द्वारा जो है हम लोग ये देख सकते हैं कि एमआरआई टेक्निक के द्वारा हम लोग स्थान को देख सकते हैं कि आसपास का एरिया भी इफेक्ट हुआ है या फिर सिर्फ उसी एरिया में हमने इफेक्ट। जब एक्सपेरिमेंटल लेसन ब्रेन मेथड यूज़ कर लिया जाता है तो उसके बाद हम लोग पर्टिकुलर पार्ट्स को एमआरआई के द्वारा देखते हैं कि उस पर्टिकुलर पार्ट्स में ही डैमेज हुआ है या फिर आसपास के एरिया में भी डैमेज हुआ है। एक्सपेरिमेंटल लेसन ब्रेन मेथड में क्या करते हैं कि उस चीज़ को हिट करके डैमेज किया जाता है, लेकिन इसमें एक रिवर्सिबल लेसन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कि आप ठंडा पहले गर्म कर रहे हो फिर ठंडा करके उसको ख़राब कर रहे हो या डैमेज कर रहे हो। तो लेकिन डैमेज हुआ है, वही पार्ट्स डैमेज हुआ है या उसके आसपास के सराउंडिंग एरिया भी डैमेज हुए, इसको देखने के लिए एमआरआई का प्रयोग किया जाता है कि पर्टिकुलरली किस पार्ट्स को भी उन्होंने डैमेज कर दिया है। एक्सपेरिमेंटल लेसन ब्रेन मेथड में क्या करते हैं कि उस चीज़ को हिट करके डैमेज किया जाता है, लेकिन इसमें एक रिवर्सिबल लेसन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कि आप ठंडा पहले गर्म कर रहे हो फिर ठंडा करके उसको ख़राब कर रहे हो या डैमेज कर रहे हो। तो लेकिन डैमेज हुआ है, वही पार्ट्स डैमेज हुआ है या उसके आसपास के सराउंडिंग एरिया भी डैमेज हुए, इसको देखने के लिए एमआरआई का प्रयोग किया जाता है कि पर्टिकुलरली किस पार्ट्स को भी उन्होंने डैमेज कर दिया है। सेकेंड है आप लोगों का सेम लेसन मेथड, जिसमें हम लोग प्लेसबो लेसन मेथड का उपयोग करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, किसी प्रकार का केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, किसी प्रकार की सर्जरी का यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है या किसी पर्टिकुलर पार्ट्स में पेन है ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं उनको केमिकल या फिर सर्जरी नहीं दे करके हम लोग क्या करते हैं उस पार्ट्स में उस इंस्ट्रूमेंट को रखा जाता है और इस तरह से हम लोग टेक्निक यूज़ करते हैं कि सामने वालों को लगे कि इनका सर्जरी किया जा रहा है या इसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, बल्कि ना तो कोई उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है और ना ही कोई सर्जरी की जाती है, ना ही वहाँ पे कोई केमिकल डाला जाता है। सेम लेसन में प्लेसबो लेसन का यूज़ किया जाता है, तो प्लेसबो लेसन मेथड में कोई केमिकल का यूज़ नहीं होता, कोई सर्जरी की यूज़ नहीं होती है। जैसे कोई व्यक्ति आया, उन्होंने बोला कि मेरे ब्रेन के इस पार्ट्स में पेन होता है ना, और हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे मशीन को या फिर सुई को चुभाते हैं ताकि क्लाइंट को ये ऐसा लगे कि उनकी जो है ट्रीटमेंट किया जा रहा है या फिर उनकी सर्जरी की जा रही है। तो उनको डेली सेशन के द्वारा उनको बुलाया जाता है और डेली वहाँ पे हम लोग सुई चुभाएंगे या फिर इंस्ट्रूमेंट वहाँ रखा जाता है कुछ देर के लिए, ताकि पेशेंट को ये लगे कि उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ठीक है,
और फिर उनको बाद में हम लोग कोई मीठी गोली या फिर उनकी या मल्टीविटामिन की गोली देते हैं, ताकि क्लाइंट को ऐसा लगे कि हाँ, उनका ट्रीटमेंट शुरू है, उनका ट्रीटमेंट जो है पहले की तरह ही की जा रहा है। क्योंकि कई बार जो है ट्रीटमेंट का हैबिट हो जाता है क्लाइंट को, और उनको ऐसा लगता है कि अभी भी पेन हो रहा है और बिना मेडिसिन के वो रह नहीं सकते, बिना सर्जरी के या बिना ट्रीटमेंट के वो रह नहीं सकते। तो उनको इन हैबिट को छुड़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनको प्लेसबो लेसन दिया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन या कोई प्रकार की सर्जरी या केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं। इसमें हम उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और उनको हम मल्टीविटामिन गोली दे करके उनका ट्रीटमेंट करते हैं। लेसन के लिए उनको डेली बुलाया जाता है या कई सेशन लिए जाते हैं, जिनसे उसको क्लाइंट को ये लगे कि हाँ, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट को ऐसा लगता है कि अभी भी मैं बीमार हूँ, अभी भी मेरे सर में पेन हो रहा है और मुझे ट्रीटमेंट कराने का ज़रूरत है, हैबिट में आ जाता है उनका। तो उस सिचुएशन में हम लोग प्लेसबो लेसन का उपयोग करते हैं, है ना? जैसे कि मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि कई सारे व्यक्तियों को गोली का हैबिट हो जाता है, मेडिसिन का हैबिट हो जाता है, ट्रीटमेंट का हैबिट हो जाता है, तो उनको बार-बार लगता है कि अभी भी मुझे ट्रीटमेंट का ज़रूरत है, अभी भी मुझे गोली खाने की ज़रूरत है ना? तो उस सिचुएशन में उनको मल्टीविटामिन गोलीज़ देते हैं, या फिर मान लीजिए कई क्लाइंट ऐसे भी होते हैं, जैसे मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक एग्ज़ाम के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, तो मुझे स्ट्रेस का गोली खाना ज़रूरी है, तभी मैं एग्ज़ाम प्रॉपर वे में दे पाऊँगी, नहीं तो मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊँगी। तो अब उस सिचुएशन में उनको हम लोग मल्टीविटामिन गोली या फिर नींद की गोली देते हैं, जिससे वो रिलैक्स हो पाए, है ना? तो उस वक़्त क्लाइंट को क्या लगता है कि हाँ, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, अब मेरा एग्ज़ाम प्रॉपर वे में होगा। इसके लिए प्लेसबो लेसन मेथड का उपयोग किया जाता है। थर्ड है एक्सोकोटॉक्सिन मेथड। इसमें क्या किया जाता है, चलिए जानते हैं। एमिनो एसिड का उपयोग किया जाता है कि जो न्यूरॉन खराब हो गए हैं, उसी न्यूरॉन को खराब डैमेज करके निकालने के लिए एमिनो एसिड का उपयोग किया जाता है, ताकि उसी न्यूरॉन को हम लोग निकाल सकें, या फिर उसी न्यूरॉन को वहीं डैमेज किया जा सके जो खराब हो चुके हैं। तो एमिनो एसिड को ब्रेन में डाला जाता है। एक्सोकोटॉक्सिन मेथड में क्या किया जाता है, एमिनो एसिड का उपयोग किया जाता है, जिससे ये फ़ायदा होता है कि सराउंडिंग एरिया डैमेज नहीं होंगे, सिर्फ वही पार्ट्स को डैमेज किया जाएगा, वही न्यूरॉन को डैमेज किया जाएगा जो पहले से ख़राब हो चुके हैं या जिनको निकालना है। सराउंडिंग एरिया को डैमेज नहीं किया जाता है, पर्टिकुलरली उसी भाग को डैमेज किया जाता है जहाँ पे प्रॉब्लम्स है, या जिस न्यूरॉन या जो न्यूरॉन ख़राब हो चुके हैं। फोर्थ है रेशियो फ्रीक्वेंसी मेथड। इसमें क्या किया जाता है कि हाई लेवल का करंट पास किया जाता है, और इसमें हाई लेवल का करंट पास करने के कारण क्या होता है, सराउंडिंग एरिया भी डैमेज कर सकते हैं। ठीक, रेशियो फ्रीक्वेंसी मेथड को शॉर्ट में आरएफ मेथड भी बोला जाता है। इस मेथड्स में क्या किया जाता है कि जिस जगह पे न्यूरॉन खराब हुए हैं, साथ ही साथ उसके आसपास के सराउंडिंग एरिया में भी हम उस पार्ट्स को डैमेज कर देते हैं, या उस पार्ट्स को डैमेज किया जाता है। रेशियो फ्रीक्वेंसी मेथड में सेलेक्टिव न्यूरॉन्स के साथ साथ सराउंडिंग एरिया के न्यूरॉन्स या सराउंडिंग एरिया के पार्ट्स को भी हम लोग हाई लेवल के करंट दे के, हाई लेवल के ताप दे करके उस चीज़ों को हम लोग वहीं डैमेज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ऐसा है कि सराउंडिंग एरिया भी डैमेज किया जा सकता है। चलिए, हम लोगों ने जाना कि एब्लेटिव ब्रेन सर्जरी क्या है या लेसन ब्रेन सर्जरी क्या है, उसकी टेक्निक क्या है, उसके मेथड्स क्या हैं, और किस किस सिचुएशन में किस किस पेशेंट को एब्लेटिव ब्रेन सर्जरी दिया जा सकता है ना? ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, या फिर डिप्रेसिव पेशेंट, है ना? या फिर जिनको एग्रेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनको हम लोग एब्लेटिव ब्रेन सर्जरी देते हैं, है ना? तो आइए जानते हैं इनके कुछ इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव फैक्टर भी हो सकते हैं, उनको भी जानते हैं। ये जानते हैं एब्लेटिव ब्रेन सर्जरी या फिर एब्लेशन ब्रेन सर्जरी में लेसन ब्रेन के क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इनके बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले ये हो सकता है कि जब हम लोग लेसन ब्रेन दे रहे हैं, तो कई बार लेसन ब्रेन के दौरान कई पेशेंट को जो है वो व्यक्ति लेसन ब्रेन ले लिया, सर्जरी हो गई उनकी, तो उस वजह से भी कई बार लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है? दूसरा हो सकता है कि कई बार लेसन ब्रेन करने के बाद या एब्लेटिव ब्रेन सर्जरी कराने के बाद व्यक्ति जो है म्यूट हो जाता है, चुपचाप हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, ठीक है? दूसरा बात ये है कि कई बार ओसीडी है, एंजाइटी है, इसके वजह से एब्लेटिव ब्रेन सर्जरी की जा रही है क्योंकि दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। तो कई बार इंटेलिजेंट पे भी असर पड़ता है, उनकी बुद्धि पे भी असर पड़ता है ना? लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी पे भी असर पड़ता है कि कई बार लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बना पाता, क्योंकि सराउंडिंग एरिया भी निकल गया है गलती से, तो उसका इफ़ेक्ट भी हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट, ठीक है? और कई बार ऐसा होता है कि अगर ब्रेन सर्जरी की गई है और वो सर्जरी सही से नहीं हो पाई, या उसका
साइड इफ़ेक्ट ये देख सकते हैं कि हाथ पाँव का मूवमेंट रुक गया है या हाथ पैर का मूवमेंट अच्छे से पहली तरह नहीं हो पा रहा है। एंड नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि ब्रेन में इन्फेक्शन भी हो सकता है सर्जरी के दौरान या सर्जरी कराने के बाद। कई बार हो सकता है प्रॉपर वे में उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला है, प्रॉपर वे में उनको नहीं देखा गया है, तो साइड इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि इन्फेक्शन भी हो सकता है उस पार्ट्स में। तो ये थे एब्लेटिव लेसन ड्रेन, है ना? लेसन ड्रेन सर्जरी के बारे में मैंने बताया कि लेसन ड्रेन सर्जरी है क्या, कहाँ देते हैं, किस सिचुएशन में देते हैं, कौन सी बीमारी में कौन सी सर्जरी टेक्निक का उपयोग किया जाता है, कौन से मेथड का उपयोग किया जाता है, और साथ ही इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में मैंने बताया आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को लेसन जानते हैं लेसन ड्रेन सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो कई बार लेसन ड्रेन सर्जरी के दौरान क्या होता है कि ब्रेन में इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, है ना? अगर प्रॉपर वे में गाइडलाइन नहीं फॉलो किया गया हो। दूसरा हो सकता है कि हैंड मूवमेंट भी रुक जाते हैं कई बार, है ना? क्योंकि जो ब्रेन की सर्जरी होती है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिसकी वजह से कुछ और कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, है ना? सराउंडिंग एरिया भी साथ में निकल सकता है, जिसके कारण लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे मैंने एचएम के स्टोरी में बताया है। ठीक है, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, एचएम के स्टोरी के बारे में मैंने शॉर्ट में बताया है। ठीक है, या फिर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि लेसन ड्रेन दिया गया है ना? जो मेडिसिन के कारण उनका बीमारी रुक नहीं रही थी या बीमारी का सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा था, तो लेसन ड्रेन दिए हैं ओसीडी या एंजाइटी में। तो कई बार इंटेलिजेंट पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है व्यक्ति के, कि बुद्धि लेवल पहले से कम हो गया है या मेमोरी कम हो गई है। तीसरा हो सकता है कि डिप्रेसिव हो सकता है व्यक्ति सर्जरी के बाद, क्योंकि वो सर्जरी इसलिए करवा रहा है क्योंकि वो मेडिसिन से उनका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा। लेकिन कई बार हो सकता है कि सर्जरी हुई और उसके बाद सर्जरी के बाद जो है उनको डिप्रेशन हो गया है। ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर कई बार व्यक्ति जो है म्यूट हो जाता है, शांत हो जाता है लेसन ब्रेन सर्जरी के बाद। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा लेसन ड्रेन सर्जरी क्या है, उसके टेक्निक क्या है, उसके मेथड्स कहाँ क्या हैं, उसको कहाँ यूज़ किया जा सकता है, किस बीमारी में कौन सा टेक्निक यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया है या पसंद आया हो, तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।